आजकल समय ऐसा आ गया है कि बच्चा पढ़ता भी है, मजाक मस्ती भी करता है और ये दौर भी है। क्योंकि आप जितना जो है सो अपने आप को हल्के रखिएगा, जितना दिमाग आपका फ्री रहेगा, उतना ही बेहतर सब्जेक्ट भी आपको समझ में आएगा। और दिमाग पर जो है झूठ मूठ का बोझ ले लेने से अच्छा नहीं होता है काम। आप सही तरीके से, आपका ब्रेन जो है वो मेमोरी वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसलिए जरूरी है कि आप बिल्कुल मस्त रहें और गप्पे मारते रहें, खुशियां बांटते रहें दोस्तों के साथ। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रहे कि पढ़ाई भी जरूरी है। तो डायमेंशन जो अभी हमारा चल रहा है, उस डायमेंशन के पूरे इस कार्यक्रम को हमने लगभग अच्छा खासा वीडियो बना बना करके आपके लिए लाया हुआ था। और अब जो प्रॉब्लम का सिलसिला है वो भी बहुत ज़्यादा हमने किया। आगे देखेंगे आगे भी कुछ अगर ऐसा होगा। यही सब कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और भी एडवांस क्वेश्चन सब है जिस पर बात करेंगे। लेकिन जब थ्योरी पार्ट की बात है तो उसको लगभग आज हम लोग क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और इस स्टेटमेंट के साथ कि डायमेंशन कहाँ कहाँ हमारा हेल्प नहीं कर पाता, जिसको हम लोग लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन कहते हैं। इससे रिलेटेड हो सकता है कि कुछ रील्स हम आपके लिए लाएं जो छोटे से स्लॉट में आपको कुछ अजीबोगरीब चीजें भी समझ में आ जाए। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन पर हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहला मतलब इसमें हम लोग वो बातें सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों कि किन किन कंडीशंस पर और किस किस स्टेज में डायमेंशन हमारी मदद नहीं कर पाता, कहां वो फेल कर जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग उन सारे कंडीशंस को एक लिस्ट कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन इन स्टेटमेंट पर, इन सिचुएशंस में डायमेंशन हमारी मदद नहीं करता है। तो आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले नंबर पर जो सबसे पहला वीकनेस है इसका, जो लीकेज पॉइंट है, कि कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी के फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला अपन को दिया जाता है तो उसको देखकर हम यूनिट लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। ये सही बात है, लेकिन वह यूनिट किस सिस्टम से आया हुआ है इसको जज करना डायमेंशनल एनालिसिस से परे है, वो नहीं कर पाता। जैसे आप एक एग्जांपल देखें कि सिस्टम ऑफ यूनिट system of unit of physical quantity cannot be justified. Quantities can not be justified under डायमेंशनल एनालिसिस। नहीं कर सकते हैं। आप देख लें, मैं आपको ये फेल्योर डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे हम लोग। आइए कैसे उसको करते हैं। सपोज कीजिए कि फोर्स का डायमेंशन मालूम है जो होता है mL/T⁻²। बढ़िया से हम लोग जानते हैं इस बात को। अब इसका अगर मैं SI यूनिट लिखना चाहूंगा तो ये क्या होगा? ये होगा kg/मीटर/सेकंड²। और अगर मैं CGS लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा ग्राम/सेंटीमीटर/सेकंड²। अब ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है ना? दोनों यूनिट फोर्स का ही है और दोनों इसी डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से लिखा गया है। लेकिन एक SI सिस्टम से है और दूसरा किससे है? CGS सिस्टम से है। तो ये जो सिस्टम का जस्टिफिकेशन है कि आप SI में चाहते हो कि आप CGS में चाहते हो, इसका जस्टिफिकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के दायरे से बाहर है। ये वो करके नहीं दे सकता, वो खुद का जजमेंट है। सो इस काम को करने में
व्हाट शुड बी या व्हाट विल बी द सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नेवर बी जस्टिफाइड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। नहीं हो सकता उससे, उसमें डायमेंशन कोई हेल्प हमारी नहीं करता है। तो एक ये वीक लीकेज पॉइंट है कि प्रॉपर जो है वो सिस्टम जस्टिफाइड इससे हम नहीं कर सकते हैं। ये पहला फेल्योर है डायमेंशन का, सीधे तौर पर आप ये जान लीजिए। तो जब ये पहला फेल्योर है तो इसमें कोई खास बात नहीं है। फेल्योर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो फेल्योर नंबर 2 में बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। आप इसको पॉज करके देखें और इसको कोशिश करें कि आप इसको नोट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझना होगा। ये जब हम समझ लेते हैं तो अब इसके आगे की बात है वो भी हमें समझ में आएगी, और आएगी क्यों नहीं, बिल्कुल समझ में आएगी। अब फेल्योर नंबर दूसरा क्या है वो देखिए। फेल्योर नंबर दूसरा है साधारण सी बात कि दूसरा जो लिमिटेशन है, आप लिमिटेशन कह सकते हैं इसको, कि किसी भी डायमेंशन के रेंज में आप कहीं पर भी देखोगे तो किसी फॉर्मूला में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आप इन्वॉल्व करते हो उसके विषय में डायमेंशन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कांस्टेंट का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, ये तब भी मैंने आपको बताया था, और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स दोनों ही चीजें ध्यान देने वाली है। एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कैन नेवर बी फाउंड आउट बाय डायमेंशनल एनालिसिस। बड़ी ही आराम से, बड़े ही गंभीरता से पढ़ाते हुए हमने ये चैप्टर आपका कंप्लीट किया है। तो इसके इम्पोर्टेंस को आप समझेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही मजा आएगा कि एक सुंदर तरीके से सिलेबस को फिनिश किया गया है इस चैप्टर को। और लगभग ये कोशिश हम लोग करेंगे कि इतना लंबा हम लोग नहीं ले चलेंगे इसको, हालांकि बहुत सारा बेसिक सिखाना पड़ा है हमें, तो थोड़ा सा लंबा समय लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कैन नेवर बी जस्ट फाउंड आउट बाय डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे आप देखेंगे तो एग्जांपल में आप यहाँ देखिए, शायद आपको ध्यान में होगा कि मैं अगर v इक्वल टू यू प्लस 80 लिखता हूं और मैं अगर 5v इक्वल टू 8u और प्लस 10 80 टाइप से लिखता हूं तो डायमेंशन दोनों को सही बताता है। यानी 5, 8 और 10 जो ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमने इन्वॉल्व करा है, इससे डायमेंशन को कोई लेना देना नहीं है। इसके विषय में डायमेंशन में कहीं कोई चर्चा नाम का चीज है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि डायमेंशन इसे अभी भी सही बता रहा है, जबकि ये फैक्ट है कि ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है। ये इक्वेशन सही है ये अलग बात है, क्योंकि फिजिक्स आप 9th में भी पढ़े हो और आगे खूब इस पर काम करने वाले हैं हम लोग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द करेक्ट इक्वेशन एज पर द लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ फिजिक्स। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो v इक्वल टू यू प्लस 80 में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं, जो है वो है, और ये आपको कुछ है, और इसके अलावा कोई दूसरा भी नंबर दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा पर आपका ध्यान फोकस करूं, आपने देखा होगा कि t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाय जी होता है ना। F इक्वल टू 6 पाई ईटा R भी होता है। ये विस्कस फोर्स है। ये सब फोर्स की जानकारी हमने आपको नहीं दी हुई है, ऐसे बहुत से हैं। तो अब यहाँ पर जो ये 6 पाई है और यहाँ पर जो ये 2 पाई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व किया गया है ये प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये सब वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने, फिजिक्स के जानकार लोगों ने, जो हमारे पूर्वज हैं, उन लोगों ने ये यहाँ पर सेटिंग किया। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और ये रहेगा।
पर डायमेंशन से जब मैं इस रिलेशन को लाना चाहूंगा आ तो जाएगा, पर इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा डायमेंशन। तो ये एक जबरदस्त फेल्योर है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो जब कभी भी हम लोग इस रिलेशन को डायमेंशन से लाने की कोशिश किए थे, आपने इस पर देखा होगा, लास्ट वीडियो में आप जाके देखेंगे, एक आध वीडियो पीछे या जहां भी हो, तो आपको ये पता पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने के इन्वॉल्व किया था और मैंने कहा था कि भले ही के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, पर के की वैल्यू यहाँ 1 के बराबर नहीं है। और तब मैंने आपको ये भी बात सिखाई थी कि आपको किस इक्वेशन में कौन सा कांस्टेंट क्या वैल्यू लेकर के आएगा, ये बताना आपके टीचर की जवाबदेही है और आपके टीचर ही इसको बताने की कोशिश करेंगे। इसको डायमेंशन इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो ये दूसरा फेल्योर है कि डायमेंशनल एनालिसिस में इस तरह की जो समस्या है इसका कोई इलाज नहीं है। और अब देखिए तीसरा फेल्योर क्या, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उस पर भी ध्यान देते हैं। आपने ये देखा होगा कि कभी कभी एक ही डायमेंशनल फार्मूला एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का हो जाता है। आपने देखा है और हमने भी आपको ये सिखाया है कि इन सम केसेस वी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी। तो जब ऐसी नौबत आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है इंपल्स का वही डायमेंशन था जो आपको मोमेंटम का था, ये वर्क का, टॉर्क का, एनर्जी का सेम डायमेंशन था। तो ऐसे सूरत हाल में क्या करें हम, तो उस पर भी डायमेंशन चुप हो जाएगा। सो फेल्योर नंबर तीसरा है कि समटाइम्स more than one physical quantities are having same, sometimes more than one physical quantities, more than one physical quantities have same dimensional formula, same dimensional formula। कभी कभी ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा होता है, देन ऐसे कंडीशन में देन प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी ये दावा करे प्रॉपर क्वांटिटी कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इसको भी हम नहीं कर सकते हैं जस्टिफाइड डायमेंशनली। एकदम साफ क्लियर आप जस्टिफाइड डायमेंशनली, इसे हम डायमेंशन से जज नहीं कर सकते। आपको मैं बताने वाला हूं, आप समझें, थोड़ा सा बोल्ड वे में यहां समझें। सपोज कीजिए कि मेरे पास डायमेंशन है ml2 and t to the power -2। जस्ट सी कि ml2 यहां लिखता हूं मैं कि ये ml2 and t to the power 2 एक डायमेंशनल फार्मूला दिया गया। अपन को ये मालूम है कि दिस रिप्रेजेंट्स डायमेंशन ऑफ टॉर्क, यही डायमेंशन होता है एनर्जी का, यही डायमेंशन होता है वर्क का। अब कहना मैं ये चाहता हूं, या आप भी इस चीज को समझो कि अब ये ml2 t to the power -2 जब टॉर्क का भी डायमेंशन है, एनर्जी का भी डायमेंशन है और वर्क का भी डायमेंशन है, तो ये हम कैसे एक बार में यह कह सकते हैं कि ml2 t to the power -2 अभी जो मैंने लिखा ये टॉर्क का ही डायमेंशन होगा, क्योंकि दावा तो तीनों करेगा। तो जब दावा तीनों करेगा तो डायमेंशन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो यह नहीं कह सकता है कि अभी मेरा मूड है कि मैं एनर्जी का डायमेंशन बनूं, कुछ देर के बाद मेरा मूड हो जाएगा कि मैं वर्क का डायमेंशन बनूं, कुछ देर के बाद मूड हो जाएगा कि मैं टॉर्क का डायमेंशन बनूं। ये कहना उसके औकात से बाहर की बात है। सो दिस इज द फेल्योर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी है, यहां पर भी ये सक्षम नहीं है
बोला भाई साहब आप जिसको मर्जी हो वो अपना बांट लो, जिसको ये डायमेंशन लेना है ले जाओ, आप तीनों लड़ो कटो मरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सो डायमेंशन हाथ खड़ा कर लेता है कि मेरे बस से बाहर की बात है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूं। खैर, तो ये वर्क का डायमेंशन एनर्जी का और टॉर्क का होगा। ऐसा और भी है, आपको इंपल्स मोमेंटम में बताए हैं, और भी है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम डायमेंशन होल्ड करता है, तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकता है ये। तो यहां पर भी ये फेल्योर नंबर तीसरा हुआ हमारा। एंड फेल्योर नंबर चौथा, जो फोर्थ फेल्योर है, ये इसमें भी गजब की चोरी हुई है और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, और ध्यान देने की बात नहीं थी, ध्यान देने की बात आप चाहते भी तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय में हम अपने बेस पर काम कर रहे थे और हमारी ये कोशिश हुआ करती थी कि हमारा जो काम है वो जो तरीका प्रॉपर ऑर्डर है करने का वही करें, और जब इसकी बारी आएगी इसके विषय में आपके टीचर खुद मुंह खोलेंगे। तो फेल्योर नंबर 4, फेल्योर नंबर 4 क्या है इसको समझते हैं। आपने ये देखा होगा कि हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल मेथड का यूज करते हैं। जैसे F बराबर ma लाया था, F इक्वल टू mv²/r लाया था, E इक्वल टू mc² लाया था, T इक्वल टू 2π√L/g तो नहीं लाए थे, वहां पर एक कांस्टेंट k आया था हमारा। आपने ये नोटिस नहीं किया उस समय में कि अगर कोई फार्मूला एक से अधिक टर्म पर डिपेंड करता हो तो डायमेंशन के मेथड से उसको हम लोग नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। आई बात समझ में? जैसे कि फार्मूला दैट डिपेंड्स मोर देन वन टर्म, डिपेंड्स more than one term can then one term cannot be found out dimensionally। सीधा आप समझते हैं, है ना, फाउंड आउट डायमेंशनली, खत्म कहानी। बहुत से डायमेंशन सीखे हैं हम लोगों ने और अभी भी कुछ कुछ है मामला बाकी, तो उसको बीच में भी हम लोग देखेंगे, रील्स पर भी देख लेंगे, लाइव क्लास में भी देख लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप ये तो पढ़ ही रहे हैं ना, और हमने आपको लेंथ के कुछ यूनिट बताए, कुछ नहीं बताए हैं। जैसे पैरालैक्टिक सेकेंड होता है, लाइट ईयर होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ना। तो वो तमाम चीजें जो है वो या तो लाइव क्लास में हम आपसे शेयर करने वाले हैं, और उनके बीच भी रिलेशन होता है कि लाइट ईयर का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या रिलेशन है, लाइट ईयर के साथ पारसेक का क्या रिलेशन है ना। तो वो जो बड़े बड़े यूनिट्स है ना लेंथ के, उस पर अभी काम होगा, पक्का होगा, वो लाइव क्लास वगैरह में प्रयास करेंगे ताकि आपको सीधे वो बात समझ में आ जाए। तो अभी जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं वो है कि फार्मूला दैट डिपेंड्स ऑन मोर देन वन टर्म कैन बी फाउंड। क्या है? फार्मूला दैट डिपेंड्स ऑन मोर देन वन टर्म कैन नॉट बी फाउंड आउट डायमेंशनली। जैसे आप देखें यहां पर, सपोज कीजिए कि हमने F इक्वल टू ma लाने की कोशिश की, आराम से आया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि V इक्वल टू u प्लस at को भी मैं डायमेंशन से लाऊं, नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कि S इक्वल टू ut एंड प्लस हाफ at² को डायमेंशन से लाऊं, नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, अगर मान लेते हैं मैं ये कहूं कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इस टाइप का इक्वेशन डायमेंशन से लाऊं, नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म इसमें इन्वॉल्व है। ये सब नहीं, बिल्कुल सिंपल ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में कुछ लूप होल है, कुछ कमजोरी है, जो फर्स्ट हैंड आपको प्रदर्शित नहीं किया गया था, आपको नहीं दिखाया गया था। यानी इन बिंदुओं पर भी, इन सिचुएशंस में भी
डायमेंशन हमारी मदद नहीं कर सकता है। इसको भी हम लोग डायमेंशन का फेल्योर मानते हैं। समझ गए ना? तो ये तमाम चीजें हैं। और इसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो डायमेंशन में कुछ हिडन चीज है, जिस पर चर्चा हम करेंगे आपको रील्स के थ्रू, क्योंकि कुछ बचा करके रखेंगे उधर के लिए भी मसाला आपके लिए, ताकि आपको आनंद आए। तो कुल मिलाकर के डायमेंशन के इस लिमिटेशंस को समझते हुए आज बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं लेना है, ये प्योर थ्योरी का लेक्चर है आपका। और ये सारा चीज होने के बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरा मन हुआ कि dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a एंड साइन इनवर्स a बाई एक्स या x बाय ए, जहां x और a क्या है, एक क्वेश्चन है, इसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चेक, ये इंटीग्रेशन का साइन है, चेक वेदर राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये सही है या गलत है, ये चेक करना है। अगर मैं आपको इतना डायमेंशन पढ़ा के रखा हूं और अगर आपको ये दिया जाए इस इक्वेशन को चेक करके बताइए कि ये डायमेंशनली, ये मतलब एक्चुअली में ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, डायमेंशन अप्लाई करके, क्या आप करना चाहेंगे? एक बार अगर कर सकते हैं तो पॉज करके एक बार देखिए कि आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अब ये झलक मैं आपको इसीलिए दे पा रहा हूं कि अब मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के विषय में भी आइडिया देने वाला हूं, जो या तो लाइव पर आएगा या रील्स में आएगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि ये कोशिश करेंगे कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जरूरत भी है उसका मैं करूं। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए इंटीग्रेशन है, आप एलएचएस पर जाइए पहले, अगर दोनों तरफ डायमेंशन सेम होगा तभी तो। देखिए dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं ये बताऊं इसका ओवरऑल डायमेंशन क्या होगा। इंटीग्रेशन तो अपन को मालूम है कि इंटीग्रेशन समेशन है एक तरह का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये dx है वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, यहाँ पर a और x दोनों को लेंथ बताया गया है, ये बात ध्यान देना है। तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इसका डायमेंशन चेकआउट करना चाहूंगा तो dx क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाद भी dx ऊपर में लेंथ का डायमेंशन देने वाला है, खूबसूरत बात है। और नीचे में आप अगर गौर से देखो तो लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर घटेगा तो लेंथ का स्क्वायर बचेगा और उस पर रूट लगा हुआ, इसका मतलब यहां लेंथ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें कि लेफ्ट साइड में हमें जो मिल रहा है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिल रहा है, यानी एलएचएस जो है वो डायमेंशन लेस है। चलिए अच्छी बात है। तो एलएचएस में तो हमने डायमेंशन लेस रिजल्ट पाया। अब चलिए आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में क्या है, 1/a एंड साइन इनवर्स a बाई एक्स। अगर देखें तो ये कुल मिलाकर एंगल है। आपको अगर पता हो कि अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहां से x बाय ए इक्वल टू साइन थीटा होगा। सो थीटा इक्वल टू लिखाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये क्या है, थीटा क्या है, एंगल है ना। तो यहां से जो साइन इनवर्स a बाय एक्स है वो क्या है, एक प्रकार का एंगल है। एंगल तो डायमेंशन लेस होता है, और यहाँ 1/a है और a लेंथ है, तो डायमेंशन ये क्या देगा, लेंथ पर पावर -1 दे देगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में डायमेंशन लेस क्वांटिटी आया और राइट साइड में डायमेंशन का लेंथ टू द पावर -1 आया, या 1/लेंथ कह सकते हैं। तो क्या मिला हमको, दोनों तरफ डायमेंशन हमारा मैच नहीं किया, इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। और इसीलिए हम लोग डायमेंशन का हेल्प इस काम के लिए भी लेते हैं। मान लेते हैं कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, किसी स्टेप में मुझे डाउट हो गया, फट से दोनों तरफ डायमेंशन लगा करके आप चेक कर लें कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे सिचुएशंस में अगर आपकी गलती साइन को लेकर के है या आपकी गलती न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेकर के है, तो इसमें डायमेंशन आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सो 100% इसको भी आप टूल न मान लें किसी इक्वेशन के चेकअप के लिए। पर यूनिट के मामले में आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसकी जांच ये
जरूर करके देगा और जरूर करके देगा। तो कुल मिलाकर के डायमेंशन का आज ये जो लेक्चर है, ये हम इसको आज फाइनल कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपने अब तक जितना भी वीडियो इसमें हमने बनाकर आपको दिया है, अगर ओवरऑल आप अपने खुद देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, नोट करेंगे, एक नोट्स तैयार करेंगे, तो आपको एकदम बिल्कुल ये जेई और नीट के लेवल का बन करके आया हुआ है। कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि आप बड़े से बड़े सवाल जब उठाएंगे, कुछ सवाल जेई एडवांस के हैं जो मैं आपको करके दूंगा, या तो रील्स के थ्रू दूंगा या फिर एक अलग लेक्चर्स के थ्रू दूंगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस परेशान आपको किसी भी मामले में नहीं होना है, मस्ती के साथ एंजॉय करना है फिजिक्स को, क्योंकि आने वाला है अब आपका नया चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स, या नहीं तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वह भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि 12 के बच्चे, और 12 का भी बिल्कुल जो है सो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसके लिए भी अपनी तैयारी दुरुस्त कर लें। और मैं इसीलिए नहीं कर पा रहा था कि मैंने सोचा कि थोड़ा वेक्टर पे काम करके दूं, चूंकि 12 का सिलेबस जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसका जो पहला यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू होता है, तो उसमें वेक्टर की आवश्यकता पड़ने लगती है। और जनरली जो इंटेंशन है बच्चों का, वो पढ़ करके नहीं आते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा वेक्टर पर काम कर लेते हैं और पैरेलल में ही फिर आपको जो है वो यूनिट उसका स्टार्ट कर देंगे, और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एक नए अंदाज, नए जोश के साथ वो होगा शुरू। तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। फिलहाल जो आपको मिला है उसके साथ एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक करेंगे तो और बेहतर होगा। पढ़िए, मस्त रहिए, आनंद रहिए और खुशियां बांटिए। थैंक यू सो मच। मजे कीजिए।